आज हम लोग सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग पर बात करेंगे। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसकी नगर नियोजन के ऊपर अगर बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तो यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया की ये पहली नगरीय सभ्यता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस नगरीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण क्षेत्र में, यानी सिंधु सभ्यता जो फैली है, संपूर्ण क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं का भी अस्तित्व देखने को मिलता है। यानी इसकी जो विशेषता देखने को मिलती है कि संपूर्ण जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। यानी संपूर्ण क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता के साथ साथ जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय विशेषताओं का भी सह अस्तित्व, साथ साथ क्षेत्रीय विशेषताओं का सह अस्तित्व इस नगर नियोजन में देखने को मिलता है। नगर नियोजन में देखने को मिलता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये अपन लोगों ने बात कर लिया कि नगर नियोजन में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो गार्डन चाइल्ड की बात करें तो गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? गार्डन चाइल्ड ने कहा कि यह नगरीय क्रांति कहाँ है, और गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नगरियों की व्यवस्था को देखने के पश्चात ये लगता है कि यहाँ पर कोई नगर पालिका प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। यानी यहाँ पर इस नगर नियोजन पर गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नगरीय क्रांति की उपमा देते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि यहाँ नगर पालिका प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। यानी एक प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ नगरीय क्रांति के अवशेष तो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ नगर पालिका प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। सैंधव नगरों का निर्माण सामान्यतः चेस बोर्ड, शतरंज वाला आपने देखा होगा, या ग्रिड पद्धति पर हुआ है। यानी ये सबसे बड़ी बात है कि सैंधव नगरों का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण किस पद्धति पर हो रहा है? तो चेसबोर्ड सिस्टम पर, चेसबोर्ड, या हम कह सकते हैं ग्रिड पद्धति पर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी सभी नगर की सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, यानी इनका निर्माण चेसबोर्ड या ग्रिड पद्धति पर किया गया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक नगर संभवतः, नहीं ज्यादातर नगर, सैंधव नगर दो भागों में विभक्त हैं। अगर हम बात करते हैं सैंधव नगर सामान्यतः दो भागों में विभाजित हैं। कितने भागों में? तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, तो दो भागों में विभक्त हैं। तो यहां पर दो भागों की बात करते हैं कि सैंधव नगर दो भागों में विभक्त हैं। पहली बात आपसे हो जाती है, इसमें क्या है ध्यान रखना, एक पश्चिमी खंड है और दूसरा खुलना के पूर्वी खंड है। यानी हम एक भाग की बात करते हैं तो ये पश्चिमी टीला है, ये पश्चिमी टीला था, ध्यान रखिएगा। सैंधव नगर सामान्यतः, जैसे मानकर चलिए ये जो नगर है ये पश्चिमी खंड हो गया, और ये थोड़ा सा अगर बात करें तो ये पूर्वी खंड हो जाता है। ये वाला नगर की सुरक्षा भार ज़्यादा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया गया है, यानी इस पश्चिमी खंड की किलेबंदी किया जाता था। ये ध्यान रखना। इस प्रकार से जो है पश्चिमी जो टीला था यह किलेबंद या दुर्गनुमा था। संभवतः यहां शासक वर्ग रहा करता होगा, शासक वर्ग
होगा। यानी कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा भार बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से कुल मिला के इस प्रकार से सीटाडेल यानी कि गढ़ी है, बाउंड्री वॉल है, सुरक्षा घेरा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसको सीटाडेल, सीटाडेल यानी घेराबंदी, यानी इसका सुरक्षा घेराबंदी किया गया है। तो मैंने अभी कहा है कि ज़्यादातर नगरों के जो पश्चिमी खंड हुआ करते थे वो एक प्रकार से सुरक्षा घेरे से घिरे हुए थे। इससे लगता है कि समाज का जो उच्च वर्ग रहा होगा, जो प्रशासनिक वर्ग रहा होगा, जो शासक वर्ग रहा होगा, वो यहाँ पर अवश्य रहता होगा, ऐसा कहीं ना कहीं माना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम कहीं ना कहीं हड़प्पा में भी इस प्रकार की चीजें देख लेते हैं, हड़प्पा की बात कर लें या मोहनजोदड़ो की बात कर लें, इन सभी नगरों में हमको कुल मिला के दो भाग दिखाई देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि सर क्या सभी जगह जो पश्चिमी खंड थे वो सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूर्वी खंड का कोई महत्व नहीं था? जैसे मैंने अभी कहा कि पूर्वी टीला जो था वो निचला नगर है, आवासीय शहर है, लोअर टाउन है। अगर पहला पश्चिमी टीला है तो दूसरे की बात अगर कर लेते हैं, यहां पर दूसरे की बात कर लेते हैं, तो ये पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला। और पूर्वी टीला क्या है? लोअर टाउन है, निचला नगर है, निचला शहर है। इसको आवासीय नगर भी कहा जाता है, आवासीय नगर। यानी निचला जो कुल नाके यानी पूर्वी जो टीला है वो एक प्रकार से निचला शहर, आवासीय नगर या लोअर टाउन भी कह सकते हैं, लोअर टाउन। तो ये लोअर टाउन भी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम यहां पर जो मूल बात पर करना चाहते हैं वो आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो पश्चिमी खंड है इसकी बात थोड़ा सा किया जाए। जो पश्चिमी टीला था जिसको हम दुर्ग कह सकते हैं, सीटाडेल कह सकते हैं, रक्षा प्राचीरों से युक्त थे। यानी जो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता का ये जो पश्चिमी खंड है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, पश्चिमी खंड, ये क्या था? ये दुर्गीकृत है, दुर्गकृत, सीटाडेल, सीटाडेल। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पश्चिमी टीले का महत्व ज्यादा है, इसकी किलेबंदी की गई है। मैं ये कह सकता हूं कि इसकी किलेबंदी की गई है, किलेबंदी। समाज का संभ्रांत वर्ग, जैसा कि हमको हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो में इस प्रकार का भाग देखने को मिलता है जहां पर पश्चिमी जो टीला है वो पूरी तरह से क्या है? तो दुर्गीकृत है। लेकिन क्या सभी नगर इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं? यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कालीबंगा का जो दुर्ग है और निचला नगर है, दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीरों से युक्त हैं। यहां थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर हम कालीबंगा के पास आते हैं तो कालीबंगा में क्या देखने को मिलता है? जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैंने भी कहा पश्चिमी टीले में कुल ना के बड़े लोग रहा करते थे, सम्रांत लोग रहते थे। लेकिन यहां पर जो पश्चिमी टीला है जिसको हम दुर्ग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? दुर्ग, और निचला शहर, निचला शहर यानी लोअर टाउन, निचला शहर, या कह सकते हैं पूर्वी खंड, पूर्वी खंड। यानी कालीबंगा में यह देखने को मिलता है कि जो पश्चिमी खंड है जो दुर्गीकृत होता था और जो निचला शहर है ये दोनों रक्षा प्राचीरों से युक्त हैं, दोनों रक्षा प्राचीरों से युक्त हैं। यानी दोनों रक्षा प्राचीरों से युक्त, यानी दोनों को कुल मिला के घेरा गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कालीबंगा का ये पश्चिमी टीला है तो इसको भी दुर्गीकृत किया गया है, और कहीं ना कहीं जो ये नीचे वाला लोअर टाउन है इसको भी दुर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि कालीबंगा थोड़ा अलग रूप में आ गया। कालीबंगा का पश्चिमी टीला और निचला शहर दोनों के ही रक्षा प्राचीरों से घेरा गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा अगर बात करते हैं कि मैंने अभी कहा है देखिए यहां पर थोड़ी सी चीजों को मैं और अंदर आपको ले जाना चाहता हूं। कालीबंगा के संदर्भ में अगर मैंने अभी आपको कहा कालीबंगा की बात चल रही है, जो क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें समझना है कालीबंगा की बात, तो मैंने अभी कहा कि ये कालीबंगा का पश्चिमी टीला आप लोगों को देखने को मिला। ये पश्चिमी टीला है,
ये मैंने क्या कहा कि ये पूर्वी टीला है, ये पूर्वी टीला हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रकार से दोनों ही कुल मिला के अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। लेकिन यहां पर एक और विषय देखने को मिलता है कि इस तरह से जो पश्चिमी टीला है वो भी आपस में दो भागों में बटा हुआ है। यानी पश्चिमी टीला भी कुल मिला के दो भागों में बटा है, हालांकि घेरे गए हैं लेकिन दो भागों में है। यानी पश्चिमी टीले का द्विभागीकरण किया गया है। द्विभागीकरण यानी पश्चिमी टीले का क्या किया गया है? द्विभागीकरण किया गया है। यह प्रश्न आपके लिए जानना जरूरी है कि कालीबंगा में इस प्रकार से पश्चिमी खंड और पूर्वी खंड दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। क्लियर है? अब आते हैं लोथल और सुरकोटदा की बात अगर कर लेते हैं तो लोथल प्लस सुरकोटदा। अब लोथल और सुरकोटदा की बात अगर कर लेते हैं तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें ध्यान रख लेना। अभी मैंने आपको बताया ये पश्चिमी टीला है, ये पश्चिमी टीला है, जैसा कि बात हुई थी। ये पूर्वी टीला आपको मैंने कहा, ये पूर्वी टीला हो गया, यानी पूर्वी टीला हो गया। तो यहां पर लोथल और सुरकोटदा में हमको क्या देखने को मिलता है कि दोनों नगरों के संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यहां अलग अलग डिवीजन नहीं है, जैसे कालीबंगा में देखने का पड़ा कि पूर्वी टीला अलग कहीं कहीं दुर्गीकृत हो गया, पश्चिमी अलग हो गया। लेकिन यहां पर क्या है कि दोनों ही टीले यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यानी लोथल और सुरकोटदा में इस प्रकार से दोनों ही खंड यानी पूर्वी और पश्चिमी खंड एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यानी दोनों ही खंड एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यह भी प्रश्न आपसे सर बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा बनवाली के पास आना चाहता हूं तो यहां भी समझने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बनवाली में देखने को मिलता है। तो मैंने अभी कहा बनवाली, और इस बनवाली की बात अगर कर लेते हैं तो बनवाली के पश्चिमी टीले की ही थोड़ी सी रूपरेखा हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसा कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये अगर थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझें, अगर हम इस चीज को समझें तो ये पश्चिमी टीला मान लीजिए ये हमको बन गया, ये पश्चिमी टीला हो गया। अब हमने माना कि बनवाली में पश्चिमी टीला इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है ये दुर्गीकृत हो गया है। सुनते जाइएगा सब बातें। ये पश्चिमी टीला हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस प्रकार से दुर्गीकृत कर दिया। तो यहां पर पश्चिमी टीला हम लोगों ने कहीं ना कहीं दुर्गीकृत कर दिया है, यानी सीटाडेल हो गया, दुर्गीकृत हो गया है। लेकिन बनवाली में दूसरी विशेषता भी देखने को मिलती है कि ये डबल कुलना के बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। यानी यहां दोहरा कुलना के सीटाडेल है। बनवाली का जो पश्चिमी खंड है इस प्रकार से ध्यान रखना, ये डबल सीटाडेल देखने को मिलता है। और साथ में इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां चारों तरफ इस प्रकार से गहरी खाई भी है। यानी बाहर क्या है? बाहर गहरी खाई, बाहर गहरी खाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाहर गहरी खाई है। ये कुल मिला के एक अंदर वाला सुरक्षा घेरा है, ये बाहर वाला सुरक्षा घेरा है, यानी दो सुरक्षा घेरे हैं। इसका मतलब क्या है? दो सुरक्षा घेरे, इसका मतलब है कि इस पश्चिमी टीले की सुरक्षा का भार बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब है कि यहां पर बहुत ही संभ्रांत लोग, धनवान लोग रहा करते थे, क्योंकि यहां पर मकान भी बड़े बड़े आलीशान है, ड्राइंग रूम भी मिल रहा है, वॉश बेसिन भी मिल रहा है, तमाम चीजें मिल रही है। इसका मतलब यह है कि ये बनवाली जो था ये संभ्रांत लोगों का या धनवानों का शहर था, धनवानों का शहर। क्लियर है? तो यहां पर इन्हीं बातों को मेरे को आपसे डिस्कस करना है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा चीजों को लेकर और आगे बढ़ें। चलिए और थोड़ी सी बात कर लें तो ये आवासीय, इस प्रकार से आवासीय भवन की बात कर लें। आवासीय भवन, तो ये आवासीय भवन यानी जो मकान बना करते थे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि मैं आवासीय भवन की बात करते हैं तो ये आवासीय भवन पक्की ईंटों से बनते थे, पक्की ईंटों से बने हैं, ये ध्यान रख लेना। मैंने अभी कहा ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। मैंने ये भी आपको कहा 4:2:1 है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा अपवाद है, कालीबंगा क्या है? अपवाद है।
अपवाद का मतलब क्या है कि यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। किसकी बने हैं? कच्ची ईंटों के बने हैं। तो यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बन रहे हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। 2 मंजिले मकान हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं 2 मंजिले मकान हैं। 2 मंजिले मकान भी देखने को मिलते हैं। तो 2 मंजिले मकान हैं, जैसा कि हमको मोहनजोदड़ो में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिल रहा है। 27 कमरों वाला, यानी बड़े बड़े मकान भी हैं, 27 कमरों वाले मकान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं 27 कमरों वाला मकान देखने। बड़े बड़े मकानों में अपने स्वयं के कुएं भी हैं। बड़े बड़े मकानों में कुएं भी मिले हैं। इसका मतलब क्या है? कुएं भी मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो है बड़े बड़े मकानों में कुएं मिलते हैं, जैसा कि हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? मोहनजोदड़ो में हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी बातों को और बात कर दें तो कहीं कि नालियों की व्यवस्था कर लेते हैं, नालियों का सिस्टम समझा जाए तो ये नालियां क्या हैं? नालियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे अद्भुत इनकी जल निकास प्रणाली थी। जल निकास प्रणाली है। सबसे बड़ी बात है कि जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। ये नालियां कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो नालियां हैं, ये ध्यान रखना, ये पक्की ईंटों की बनी है, पक्की ईंटों की, और ढकी हुई हैं। नालियां पक्की ईंटों की बनी है, ढकी हुई हैं। जैसा कि कालीबंगा से मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार से कालीबंगा से लकड़ी की नाली, कालीबंगा से लकड़ी, और चन्हुदड़ों से, मैंने बताया था कि कालीबंगा से लकड़ी की नाली मिल रही है, जबकि कुन्ना के चन्हुदड़ों से क्या मिल रहा है? पक्की मिट्टी, यानी मिट्टी की पक्की नालियां मिल रही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को हम लोगों को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर हो जाएगा वही मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर थोड़ी सी बातों को कहीं कहीं देखें तो हम यहां सड़कों को नालियों से कनेक्ट करेंगे। यहां सड़क की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहां से बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। ये मान के चलिए कि ये सड़क है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। पहला क्वेश्चन। अब यहां पर भी इस तरह से सड़क बन जाएगी, यहां पर भी इस तरह से सड़क बन जाएगी, यहां पर भी इसी तरह से सड़क बन जाएगी। ये सड़क बनती जा रही है, 90 डिग्री पर काट रही हैं। इन सड़कों के चारों तरफ इस प्रकार से, ध्यान रख लेना, इन सड़कों के चारों तरफ इस प्रकार से हमको जो है कवर्ड नालियां देखने को मिल रही हैं। यानी इन सड़कों के चारों तरफ हमको क्या देखने को मिल रहा है? ये नालियां हैं। और इन नालियों के बीच की बात करें, जो ये नालियां हैं, इन नालियों में कुल मिला के चैम्बर सिस्टम बने हुए हैं। इन नालियों में क्या बना हुआ है? तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये जो नालियां हैं इनमें हमको जगह जगह क्या देखने को मिल रहा है? तो चैम्बर सिस्टम देखने को मिल रहा है। इन नालियों में हमको चैम्बर सिस्टम जगह जगह देखने को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से जैसे इस सड़क के दोनों तरफ नाली हो गई, इस सड़क के दोनों तरफ इस प्रकार से नालियां हो गई, तो इनमें चैम्बर सिस्टम, यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। सड़कें ज्यादातर कच्ची होती थी, लेकिन कालीबंगा की सड़कें पक्की हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना। सड़कें कुल मिला के ध्यान रख लेना, जो मुख्य सड़क हुआ करती थी वो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। यानी ये जो मुख्य सड़क हमको देखने को मिल रही है, ये मुख्य सड़क 10 मीटर तक चौड़ी है, 10 मीटर तक चौड़ी है। यानी जो मेन सड़क होती थी वो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, और जो कुल मिला के गलियों की तरफ सड़कें होती थी, जो मेन सड़क से कुल मिला के अंदर गलियां जाती थी, वो भी कुल मिला के 3-3 मीटर तक, यानी 10-10 फुट तक चौड़ी हुआ करती थी। जो मोहनजोदड़ो की इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो की मेन सड़क है, तो ये जो है मेन सड़क जब एक दूसरे को काटेंगी तो ये जो चौराहा है, इस मोहनजोदड़ो के मुख्य चौराहों को, यानी इस मोहनजोदड़ो के मुख्य चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है।
ऑक्सफोर्ड सर्कस, कहीं प्रश्न आ जाए कि मोहनजोदड़ो के मुख्य चौराहे को क्या कहते थे, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, यह ध्यान रखिएगा। फिर समझिए, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। सड़कों के किनारे जो ये चौकोर एरिया बना करते थे, ये चौकोर एरिया जो सड़कों के किनारे बन रहे हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सड़कों के किनारे अगर हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज देखते हैं थोड़ा सा समझने का, तो ये जो चौकोर एरिया बन रहा है सड़कों के किनारे, मैं अब इतने समझ लिए कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। मेन सड़क जो है 33 फुट चौड़ी है, यानी 10 मीटर चौड़ी है। सड़कों के किनारे नालियां हैं जो पूरी तरह से कवर्ड हैं, ढकी हुई हैं। बीच बीच में चैम्बर सिस्टम होते थे, कूड़ा करकट गिरेगा, चैम्बर को उठाया जाएगा, कूड़ा साफ किया जाएगा, पानी बहने लगेगा। मकानों के कहीं ना कहीं जितने भी पाइपलाइन थी पानी की, वो सीधे नालियों से कनेक्ट थी, सीधे नालियों से कनेक्ट थी। अगर इसको थोड़ा सा और मैं समझाने का प्रयास करूं तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम बात करते हैं कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, ठीक है। मैंने अभी कहा कि मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी है, लेकिन यहीं से जो सड़क कुलना के गलियों की तरफ जा रही है, यह भी कुलना के 3 मीटर यानी लगभग 10 फुट तक चौड़ी है, 10 फुट तक चौड़ी है। क्लियर है? मुख्य सड़क 10 मीटर और गलियां जो है कुलना के कहीं कहीं जो है वो 10 फुट तक यानी 3 मीटर तक चौड़ी हैं। मैंने अभी कहा सड़कें ज्यादातर कच्ची हैं, कालीबंगा में पक्की सड़कों का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र बनता था ये आवासीय क्षेत्र होता था। इनमें आवासीय क्षेत्र जो मकान बना करते थे, इसमें मकान बना करते थे। मकान जो गांव के मॉडल आपने देखोगे, चारों तरफ मकान है, बीच में आंगन है, इस प्रकार के मकानों का प्रयोग किया जा रहा है। मकानों में पक्की ईंटें ज्यादातर उपयोग की जा रही हैं, जिनका अनुपात 4:2:1 है। कालीबंगा की मैंने अभी बात कहा, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिल रही हैं। कौन सी ईंटें? अलंकृत ईंटें। डिजाइनिंग ब्रिक्स भी यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से चन्हुदड़ों की बात करें तो चन्हुदड़ों से ध्यान रख लेना, इस प्रकार से वक्राकार ईंटें भी मिल रही हैं, वक्राकार ईंटें। तो इन चीजों को समझने का प्रयास करिए कि उस समय में सड़कें किस प्रकार से वेल मेंटेड हैं। सड़कों में बीच में उभार है, यानी इन सड़कों के बीच में उभार है, जिससे सड़क पर बरसात का पानी एकत्र ना हो सके। यानी सड़कों के बीच में उभार रखा गया है। क्यों रखा गया है? जिससे बरसात का पानी सड़क पर एकत्र नहीं हो सके। चारों तरफ जो नालियां जो निकल रही हैं, इन नालियों में जाकर पानी चला जाए, यह व्यवस्था की गई है। दूसरी बात मैंने अभी कहा कि जो गलियों में इस प्रकार से जो मकान बन रहे हैं, वो गलियों की तरफ खुल रहे हैं, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल रहे हैं। यानी जो मकानों के मुख्य दरवाजे हैं, इस प्रकार से कहां खिल रहे हैं? ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में मकानों में खिड़कियां नहीं है, ऊपर रोशनदान टाइप का है। यानी मकानों में इस प्रकार से ध्यान रखना, मकानों में खिड़कियों का अभाव हो सकता है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया हो। ऊपर जो है रोशनदान टाइप का है, लेकिन मकानों के जो दरवाजे हैं, ये जो दरवाजे ये गलियों की तरफ खुल रहे हैं। किसकी तरफ? गलियों की तरफ खुलते हैं, गलियों की तरफ खुलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, खुल रहे हैं। मैंने अभी कहा कि जो दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ खुल रहे हैं, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल रहे हैं। ऐसा 2 कारण, सुरक्षा और पर्यावरण। यानी मकानों का गलियों की तरफ इस प्रकार से मकानों का गलियों की तरफ खुलने का 2 कारण अपन कह सकते हैं। 2 कारण। पहला कारण कौन सा है? 2 कारण। पहला इस प्रकार से सुरक्षा और दूसरा पर्यावरण या प्रदूषण कह सकते हैं, सॉरी प्रदूषण। क्यों? क्योंकि सड़कों का गंदगी है, धूल है, वो घर में ना जाए। सुरक्षा। फिर गलियों की तरफ अपवाद, यानी मुख्य सड़क की तरफ अपवाद है। मुख्य सड़क की तरफ
मुख्य सड़क की तरफ जो गेट खुल रहा है वो कहां का, लोथल। यानी मकानों के जो दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं वो लोथल के खुल रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि लोथल में कुल ना के समुद्र के तट से लगा हुआ है, वहां की सड़कों में मॉइस्चराइजर है, इसीलिए धूल धक्कड़ घर में जाने की कोई संभावना नहीं है। लोथल एक ट्रेड सेंटर है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलेंगे, क्योंकि जो बाजार में मकान बने होते हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ही होते हैं, तो इसीलिए जहां तक मकानों के दरवाजे हैं गलियों की तरफ खुले हैं। लोथल इसका अपवाद है। यह भी आपसे सर बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने अभी कहा नगर नियोजन में स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यानी इस नगर नियोजन में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है स्वास्थ्य के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया गया है। क्यों ध्यान दिया गया है? क्योंकि जो नालियां हैं, मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से ये मुख्य सड़क जो दिख रही है इसके चारों तरफ आपको नालियां जो दिख रही हैं इस प्रकार से, कहीं ना कहीं मकान सड़कों के दोनों तरफ नालियां हैं कि नहीं, ये नालियों से बहुत दूर पर कुएं बनाए गए हैं। यानी जो कुओं का निर्माण किया गया है वो नालियों से दूर किया गया है, जिससे नाली का गंदा पानी कहीं ना कहीं कुएं में रिसकर नहीं जा सके। यानी नालियों से दूर कुलना के कुएं बनाने का उद्देश्य यह है कि ये एक प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इस नगर नियोजन की एक और विशेषता ध्यान देखें कि ये अलंकरण पर नहीं, अलंकरण पर नहीं, उपयोगिता के सिद्धांत पर, उपयोगिता के सिद्धांत पर, सिद्धांत को महत्व देते थे। इस बात को ध्यान रख लेना। यानी मैंने अभी कहा कि ये अलंकरण पर ध्यान नहीं देते हैं, ये उपयोगिता के सिद्धांत को महत्व देते हैं कि किस प्रकार से कहीं कि मकान हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार से यूजफुल हो सकता है, यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मैंने अभी आपका कहा कि यहां पर इस प्रकार की चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो सड़कें क्या थी, नालियां क्या थी, इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी टाउन प्लानिंग है, इसका नगर नियोजन है, और वह नगर नियोजन उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित था। यह भी पूछा जा सकता है। इस नगर नियोजन में स्वास्थ्य को भी ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है, जैसा कि नालियों से कुओं को दूर बनाकर किया गया है। तो इस प्रकार से नगर नियोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, आप लोग जरूर देखिए।